हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं सी टैट के पेपर को। पहले भी मैंने 2 पेपर आपको प्रोवाइड किए थे, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड। तो आज भी हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो सेक्शन है उसे कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा इस वीडियो के तुरंत बाद मैं आज पर्यावरण का भी आपको पेपर प्रोवाइड करने वाली हूँ और ये पेपर हुआ था सितंबर 2015 में। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन पेपर पे और यहाँ आप देख सकते हैं जो पहला वाला है क्वेश्चन, वो कहता है बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। तो इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है? तो ये होती है सुगमता की। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? तो जो प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता नहीं है वो हो जाएगा निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कोलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्न में से किस तरफ प्रवृत्त होता है? तो किस तरफ प्रवृत्त होगा? तो ये प्रवृत्त होगा अंतर्निहित संभावित दंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षार्थियों अधिगमकर्ता की व्यक्तिक भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। तो शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो शिक्षिका को चाहिए विविध प्रकार के, तो शिक्षिका को क्या करना चाहिए? हम क्वेश्चन पे थे, विविध प्रकार के अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो डी करेक्ट हो रहा है। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है? तो जो सिद्धांत नहीं है वो देख लेते हैं। तो इसमें जो हमारा उत्तर निकल के आ रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? तो सर्वाधिक जो उपयुक्त तरीका माना जाता है वो माना जाता है आकलन। आकलन शिक्षण अधिगम अंतर्निहित प्रक्रिया है। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? तो सृजनात्मकता से जो संबंधित माना जाता है वो होता है अपसारी चिंतन। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? तो किससे सहमत होते हैं? तो ये होगा ऑप्शन डी, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कुल मिला के फ्रेंड्स 30 क्वेश्चन आते हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित। तो हम यहाँ पे 30 कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पेपर के। बच्चे में
तो इसका जो उत्तर निकल के आ रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जिज्ञासी प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्क और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो जो कथन सत्य हो रहा है वो होगा ऑप्शन ए, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मिलित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह, तो क्या करना चाहिए शिक्षक को? अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उसके ब्लैंक में भिन्नता के कारण है। तो अधिगम शैली, दोनों की जो अधिगम शैली है दोनों की भिन्न भिन्न है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में भाषिक भिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और द्वितीय के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। सो सर्वथा उपयुक्त कथन है वो है, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। CTET के बारे में फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको कि इसमें हर एक सेक्शन से 30 क्वेश्चंस आते हैं और हम इसमें बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का जो एक पार्ट आता है उसी को सॉल्व कर रहे हैं। और इस वीडियो के तुरंत बाद ही आपको पर्यावरण का जो एक भाग इसमें आता है, तृतीय भाग, उसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। और अगर पिछले वीडियो आपने नहीं देखे हैं CTET के ओल्ड पेपर के, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है CTET ओल्ड पेपर के नाम से, सॉल्व ओल्ड पेपर। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, उस लिंक के माध्यम से आप सभी वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो नेट के ओल्ड पेपर प्रैक्टिस सेट वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? तो प्रकृति से जो अभिप्राय है वह है जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्ति, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? तो जो इनकरेक्ट हो रहा है उसी को चूज करना है। तो इसमें हमारा इनकरेक्ट बन रहा है ऑप्शन डी, बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बच्चे सभी जगह से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं, आस पड़ोस से सीखते हैं, कक्षा में सीखते हैं, तो बहुत सी जगहों से सीखते हैं। जो सही है उन्हें भी पढ़ते चलते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस बनते हैं इसी के आसपास कुछ घुमा के ही बन जाते हैं और क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं, इसलिए ओल्ड पेपर सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले उसके ओल्ड पेपर को जरूर सॉल्व करिए। इसीलिए मैं फोकस करती हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सभी जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके ओल्ड पेपर आपको प्रोवाइड कर सकूँ। तो ए कहता है बच्चे
तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। बी कहता है बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं। सी कहता है बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। तो ये सभी सही है और जो इनकरेक्ट हो रहा है वो हो रहा है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्न में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? तो किस रणनीति को अपनाना चाहिए? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना। उनको जो जिसमें इंटरेस्ट है उसकी तरफ ही उनको जाने देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है? तो सामाजिकरण का जो एक प्रमुख कारक बनकर आता है वो होता है परिवार। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि क्यों एक शिक्षण रणनीति मानी जाती है? तो इसका उत्तर बनेगा ऑप्शन बी, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत करता है कि बच्चे का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो किसको प्रदर्शित कर रहा है? ये बहुत क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पठन अक्षमता या डिसलेक्सिया भी इसको बोलते हैं और ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है इसमें। अगर सी टेट के आप सभी ओल्ड पेपर सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे इसको काफ़ी रिपीट होता रहता है ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, शैशव काल की अवधि है। तो शैशव काल की जो अवधि मानी जाती है वो मानी जाती है जन्म से 2 वर्ष तक। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की ब्लैंक अवस्था में है। तो इसको क्या कहेंगे? पूर्व संक्रियात्मक। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। विकास ब्लैंक से ब्लैंक की ओर बढ़ता है। तो ये जो विकास का क्रम है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। जैसे कि हम सीखते ही हैं अपने जीवन काल में, तो अल्फ़ाबेट सीखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड से हम सेंटेंस बनाते हैं, तो क्या होता है, हम सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ते हैं। सीधे हम सेंटेंस लिखना नहीं सीखते हैं, पहले हम वर्ड्स अल्फ़ाबेट, फिर वर्ड्स और लास्ट में हम सेंटेंस बनाने लगते हैं। तो ये सीखने की सामान्य से विशिष्ट प्रक्रिया हम कह सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 24, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चों के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सहयोग देना। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा यानी अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया ब्लैंक कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है समायोजन। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य बालावस्था में भाषा के बजाय ब्लैंक अधिक है। तो क्या अधिक है? सामाजिकरण अहम केंद्रित। मध्य बालावस्था में भाषा सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक है। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल है? बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 28, कक्षा अध्यापक ने
राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में ब्लैंक बुद्धि उच्च स्तरीय थी। मतलब किस तरह की बुद्धि थी? तो संगीत में, संगीत, मधुर संगीत बजाते देखा, इसलिए संगीत में हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 29, जब शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं तो यह दर्शाता है कि अध्यापक है, तो क्या है? लिंग, जेंडर पक्षपाती, यानी लड़के लड़कियों में वो भेद करता है। और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इस तरह के क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 30, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें ब्लैंक को ब्लैंक के अनुरूप बदलना है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर से रीड कर लेते हैं। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना चाहिए, यानी जो व्यवस्था है वो बच्चे के अनुरूप रहेगा, तभी बच्चे में इंप्रूवमेंट होगी। तो यहाँ हमने कुल 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम आ गए हैं प्लेलिस्ट में, और यहाँ पर मैंने CTET ओल्ड सॉल्व पेपर के नाम से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया गया है। और यहाँ पे टीचिंग रिक्रूटमेंट से रिलेटेड और NTA UGC नेट अगर फर्स्ट पेपर आप ढूंढ रहे हैं सॉल्व पेपर, तो वो आपको इस सेक्शन में मिल जाएंगे। फिर इतिहास का पेपर अगर ढूंढ रहे हैं तो उसको मैंने 3 पार्ट में अपलोड किया है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास के नाम से। तो यहाँ पर आप इसकी स्टडी कर सकते हैं। और MCQs के माध्यम से अगर हिस्ट्री की स्टडी करना चाहते हैं तो इसके लिए अवेलेबल है प्रैक्टिस सेट B और A। इसके अलावा अगर डिस्क्रिप्टिव वे में स्टडी करना चाहते हैं हिस्ट्री की, तो आप इस सेक्शन में आ सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टडी के नाम से मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट किया है। इसके अलावा TGT PGT के ओल्ड पेपर देखना चाहते हैं और यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो इसमें बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपके काम आ सकते हैं। तो इन सब वीडियोस को देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पर लिंक प्रोवाइड किया गया है। लिंक के माध्यम से आप इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय। और कुछ देर में ही आपको एनवायरनमेंट का भी जो वीडियो है अभी कुछ देर में आपको प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक इस वीडियो के बाद। तो ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।